नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। करोड़ों लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सबके प्यार के कारण हमारा नेशनल चैनल खुल गया। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, कल तक ऑर्डर आ जाएगा, परसों शायद चैनल लोड हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये सब आपकी दुआओं के बिना हो नहीं पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। अभय दुबे जी के पास चलते हैं। ममता बनर्जी की राजनीति और अमेरिका ईरान के रिश्तों पर विस्तार से बातचीत करते हैं। 4 PM में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी। आपका आशीर्वाद, करोड़ों दर्शकों का प्यार, हमारा नेशनल चैनल जो बंद था उसको खोलने का माननीय न्यायमूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया। आदेश कल तक लोड हो जाना चाहिए और परसों तक नेशनल चैनल खुल जाना चाहिए, लेकिन आदेश कर दिया। और माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि इस तरह किसी पूरे चैनल को जिसपे हजारों वीडियो हैं बंद करना उचित नहीं है। वो डिटेल ऑर्डर आ जाएगा तो हम उस ऑर्डर पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आप इतना चिंता कर रहे थे, मुझसे लगातार पूछ रहे थे, मतलब बड़े भाई की तरह आपने मुझे सांत्वना भी दी और कहा कि मैं परेशान ना हूँ। ऐसे मौके पे इस तरह के शब्द बड़ा काम करते हैं और पूरे दुनिया के दर्शक जिस तरह फोन कर रहे थे, मेल कर रहे थे, उन सबका इस शो के माध्यम से आभार कि एक ऑर्डर हो गया। आज शाम तक ऑर्डर लोड हो जाएगा और शायद कल तक यूट्यूब का नेशनल चैनल खुल जाएगा। पहले भी सुप्रीम कोर्ट में आदेश पे खुला, दोबारा हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पे खुला। तो अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि सरकार अब आगे कभी बंद नहीं करेगी। बहुत बहुत बधाई संजय जी और मेरी शुभकामनाएं। मैं हमेशा आपके साथ हूं इस लड़ाई में। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति का ये जो आदेश आया है, ये आदेश दरअसल सोशल मीडिया को सेंसर करने के सरकारी प्रयासों के ऊपर एक करारा तमाचा है। इसलिए भी क्योंकि जब जब न्यायमूर्ति ने उनसे पूछा कि भाई आप बताइए क्या चीज आपत्तिजनक है जिसकी वजह से आपने ये आदेश पारित किया और यूट्यूब को भेजा कि इस चैनल को बंद कर दिया जाए, तो इधर उधर की बातें करने के अलावा वो कभी भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वो बिल्कुल नहीं बता पाए कि 4 PM के किस वीडियो में ऐसी कौन सी बात आपत्तिजनक बात थी जिसके लिए उसके ऊपर राष्ट्र विरोधी होने जैसी एक संगीन तोहमत लगाई जाए। लेकिन पहले भी उन्होंने इसी प्रकार की हरकत की थी, तब बिना दलील दिए हुए भाग खड़े हुए थे। इस बार उन्होंने हरकत की, खूब दलीलें भी दी, सॉलिसिटर जनरल को भेजा और सब किया, लेकिन उनकी बिल्कुल दाल नहीं गली। देखिए, जब कभी सरकारें डेस्परेट होती हैं यानी निराशोन्मत्त होती हैं सरकारें, तब वो इस तरह की हरकतें करती हुई नजर आती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये सरकार ऐसे तमाम तरीके ढूंढ रही है, टटोल रही है कि किस तरह सोशल मीडिया को सेंसर किया जाए। मेरा मानना है कि आपके चैनल को 2 बार सेंसर करने का जो प्रयास हुआ, वो एक तरह का मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, दूसरे शब्दों में इस बार फिर कह रहा हूं कि वो एक तरह का लिटमस टेस्ट था। वो एक तरह से टटोलने की कोशिश थी कि ऐसा करने पर कैसा होता है और ऐसा किया जाए तो कैसे किया जाए। पिछली बार उन्होंने बंदिश लगाई, चैनल रोक दिया, लेकिन कोर्ट में जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट उसकी परीक्षा करने वाला था, उसके एक दिन पहले ही उन्होंने आपका चैनल खोल दिया। इस बार वो कोर्ट में जूझे, उन्होंने बहुत सारी दलीलें पेश की, हर बार माननीय न्यायमूर्ति से डांट खाई और अंततः फैसला आपके पक्ष में हुआ, आपकी विजय हुई। और ये आपकी ही नहीं, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर हम सब लोग जो सरकार के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं, मैं तो नहीं मानता कि मैं सरकार की निंदा करता हूं। अगर मोदी सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो मैं भी जरूर वो उसका उल्लेख करूंगा, और मेरा मानना है कि आप मुझे उसका उल्लेख करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? अगर सरकार अच्छा काम करती है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी ये कामना है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह कामयाब साबित हो। ये नहीं कि झूठे आंकड़े आप फैलाएं, हमारा देश इतने ट्रिलियन उतने ट्रिलियन हो जाएगा, इस तरह की फालतू की शेखीखोरी करें जिसका कोई आधार नहीं है। इसको मैं नहीं मानता हूं अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। इसको मैं नहीं मानता हूं कि आप 80 करोड़ लोगों के सामने मुफ्त अनाज के टुकड़े फेंकते रहें और देश की 10 से 15% आबादी के लिए अर्थव्यवस्था चलाएं। इसको मैं नहीं मानता। वास्तव में जिस दिन आप अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा काम करेंगे, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो आपकी मोदी सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा। तो मेरा कहना यह है कि हम सब लोग तैयार बैठे हैं देखने के लिए कि मोदी सरकार कोई अच्छा काम करे। हम लोग एक दूसरे से उनकी प्रशंसा करने में भी प्रतियोगिता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि हम केवल मोदी सरकार कोई बात कह रही है इसलिए हम आंख बंद करके उसको मान जाएं और उसकी तारीफ करें। उसकी तो हम आलोचना करेंगे।
इसीलिए इसी डर से ये लोग हम लोगों को सेंसर करने की कोशिश करते हैं। लगातार 2 बार आपको सेंसर करने की कोशिशें इनकी नाकाम हो चुकी हैं। हम लोगों को कमर कसे रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, अपनी निगाह टिकाए रखना चाहिए कि वो कौन-कौन सी विधियाँ हैं, जिनके ज़रिए ये सोशल मीडिया को सेंसर करना चाहते हैं और उसको कैसे नाकाम किया जाए, उन विधियों को, उनको कैसे टक्कर दी जाए। ये सब भी हम लोगों को इसके ऊपर भी लगातार विचार करते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लगातार परेशान करने की, मुझे पता है कि ये परेशानी करने का सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी और किया जाएगा, लेकिन सही है, सच बोलना है तो ये सब तो झेलना पड़ेगा। सरकार परेशान करेगी, हम उसका जवाब देते रहेंगे। चलते हैं बंगाल की तरफ, चूँकि बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है बंगाल का। ममता बनर्जी शायद पहली मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूँगी। ये स्टेटमेंट के पीछे राजनीतिक कारण क्या है? और जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि ये समय ममता की आलोचना करने का नहीं है, अखिलेश यादव कल वहां जा रहे हैं, तेजस्वी ने फोन किया, तो आपको लग रहा है कि पुराने मतभेद अलग, इंडिया गठबंधन को समझ में आ गया है कि अब सबको खत्म कर देंगे, वो उत्तर प्रदेश में भी खत्म करेंगे, बाकी सब जगह खत्म करेंगे, तो इंडिया गठबंधन मजबूत होना चाहिए। लेकिन ममता का ये कहना कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी? देखिए, ये तो एक बहुत ही सोचा समझा और होशियारी से किया गया पलटवार है। एक ऐसा पलटवार है जिसकी भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीद नहीं थी। भाई, भारतीय जनता पार्टी तो ये माने बैठी थी और मानना भी चाहिए। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की जगह होता और मैंने ममता बनर्जी को चुनाव में किसी भी तरीके से पीछे कर दिया होता और चुनाव आयोग ने कह दिया होता कि भाई आपने इनको चुनाव हरा दिया, अधिसूचना जारी कर दी होती चुनाव आयोग ने कि ये लोग जीत गए, तो मैं भी भौचक्का रह जाता। मैं भी यही सोचता होता कि भाई ममता बनर्जी अब जाएंगी लोक भवन और लोक भवन जाकर वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगी। इस्तीफा सौंपने के बाद में राज्यपाल उनसे कहेंगे कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती तब तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री के लिए काम चलाऊ मुख्यमंत्री का काम करती रहें। और उसके अनुरोध के आने के बाद ममता बनर्जी मुख्यमंत्री आवास जाती और फिर वो अपनी फाइलें कागज वागज समेटने के काम में लग जाती। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने चुनाव हारा ही नहीं, मुझसे तो 100 सीटें चुराई गई हैं, चुनाव आयोग की मदद से मुझसे चुनाव चुराया गया है। मैं मानती ही नहीं कि मैं चुनाव हारी हूं, नैतिक रूप से मैं मानती हूं कि मैं ही विजयी हुई हूं और मेरे साथ पूरे सारे विपक्षी नेता खड़े हुए हैं। मेरे पास इनका फोन आया, मेरे पास उनका फोन आया, मेरे पास सोनिया जी का फोन आया, राहुल ने मेरे पक्ष में वक्तव्य दिया है, अखिलेश का फोन आया, उद्धव ठाकरे का फोन आया, तेजस्वी यादव से हमारी बातचीत हुई है और कल अखिलेश यहाँ भी आ भी रहे हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने पूरा समा बांध दिया उन्होंने, और समा उन्होंने इस अंदाज में बांधा कि वो इस वक्त पूरे देश की जो गैर भाजपा राजनीति है उसके केंद्र में आ गई। देखिए, ये काम बिहार में तेजस्वी यादव नहीं कर पाए थे। बिहार चुनाव भी कोई ईमानदारी से जीता गया चुनाव है। जीविका दीदियों को जिस तरीके से वहां पर नियुक्त किया गया, जिस तरह सरकारी चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त जीविका दीदियां भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रचारक बन गईं, जिस तरह 20-20 हजार रुपए वर्ल्ड बैंक की दी हुई रकम में से निकाल कर लोगों के बीच में बांटे गए, जिस तरीके से सांप्रदायिक प्रचार किया गया, जिस तरीके से जब वो लगी हुई थी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उस वक्त उस बीच में भी लोगों को 20-20 हजार रुपए की किस्तें दी गई। जब वहां पर बिहार में चुनाव उन्होंने हारा तो बिहार के नेताओं ने, तेजस्वी यादव ने ये नहीं कहा कि चुनाव हमसे चुरा लिया गया है, चुनाव बेईमानी से लड़ा गया, हम नहीं मानते कि हम हार गए हैं, हम नैतिक रूप से विजयी हैं। वो तो खैर मुख्यमंत्री थे नहीं, तेजस्वी यादव निवर्तमान मुख्यमंत्री नहीं थे, वो तो नहीं कह सकते थे इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन वो कह सकते थे कि हम चुनाव जीते हुए हैं और हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, हम अदालत में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब इस तरह की बात तो कर ही सकते थे, वो उन्होंने नहीं की। ममता बनर्जी ने इस बात को कहा और कहते ही इसके अंदर से विपक्ष की उस एकता की संभावनाएं निकली जो एकता तकरीबन तितर बितर हो चुकी थी, बिखर हो चुकी थी एकता। लंबे अरसे से, अगर बिखर नहीं चुकी थी तो लंबे अरसे से कहीं हाशिए पर सुप्त प्राय पड़ी हुई थी। वो एकता इसके अंदर से निकल पड़ी और सारी विपक्षी पार्टियां भी सक्रिय हो गई। खुद राहुल गांधी ने अपील की कि भाई ममता बनर्जी की अब की हार पर खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, ये टुच्चे किस्म की राजनीति मत कीजिए, खुल के आइए ममता बनर्जी के पक्ष में,
मैं उनकी बात से सहमत हूं, उनसे 100 सीटें चुराई गई हैं। राहुल गांधी ने क्यों कहा ये? राहुल गांधी ने इसलिए कहा कि जब उन्होंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी एक के बाद एक, उन तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोगों ने खूब वीडियो बनाए थे, खूब बातें की, आपको तो पता ही है, आपके साथ भी वीडियो बनाए थे। वो वीडियो बहुत कामयाब भी हुए, चले भी बहुत वीडियो। तो लेकिन राहुल गांधी ने ये देखा था कि उस वक्त राहुल के पक्ष में मुंह जबानी समर्थन तो बहुत मिला, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दलों ने कोई उन्हें सक्रिय समर्थन नहीं दिया। ऐसा लगा ऐसे बिल्कुल कांग्रेस का ही स्टैंड है ये, विपक्ष का स्टैंड नहीं है। लेकिन बिहार की हार के बाद और फिर पश्चिम बंगाल की हार के बाद में सबकी ये समझ में आ गया है कि अब आफत केवल कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। अब आफत केवल तेजस्वी यादव तक सीमित नहीं है। अब आफत केवल ममता बनर्जी तक सीमित नहीं है। अब आफत केवल उद्धव ठाकरे तक सीमित नहीं है। अब आफत केवल हुड्डा साहब तक सीमित नहीं है। आफत सब तक आ चुकी है। हर एक को इस आफत का सामना करना पड़ेगा। और जो विपक्षी एकता के जो प्रमुख आधार स्तंभ हो सकते थे उस वक्त पहले थे, स्टालिन है, ममता बनर्जी हैं, अब ये लोग सत्ता में भी नहीं है, अब ये विपक्ष में है। स्टालिन भी विपक्ष में आ गए हैं, ममता बनर्जी भी विपक्ष में आ गई हैं, और वो लोग अब विपक्ष की लड़ाई पूरे देश के पैमाने पर लड़ेंगे। अच्छा, जहां तक ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के दावे की संवैधानिक स्थिति का सवाल है, मैं समझता हूं दावे का जो संवैधानिक पहलू है वो कोई ऐसा खास नहीं है इसके बारे में उल्लेख किया जाए। 6 तारीख को अपने आप ही पश्चिम बंगाल विधानसभा जो कि 2021 में चुनी गई थी, ममता बनर्जी इसकी मुख्यमंत्री थी, वो उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो कोई मंत्री नहीं रह जाएगा, कोई सरकार नहीं रह जाएगी, कोई मुख्यमंत्री नहीं रह जाएगा, कोई इस्तीफा दे या न दे। इस बात को पीडी आचार्य साहब ने, जिनको मैं मानता हूं कि ये बीजेपी समर्थक और सरकारी किस्म के संविधान विशेषज्ञ नहीं है, दिल्ली विधानसभा के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं पीडी आचार्य, मैं अच्छी तरह व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूं। उन्होंने भी यही बात कही है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी इस्तीफा दें, राज्यपाल के पास जाएं, इस्तीफा देना या न जाएं, इसके आधार पे तो पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल, अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो कार्यकाल तो बढ़ नहीं जाएगा अपने आप। कार्यकाल तो 6 तारीख को खत्म ही होना है और नई विधानसभा गठित होनी है। जैसे ही 6 तारीख को कार्यकाल खत्म होगा, वैसे ही जो लोग बहुमत का नंबर लेके, बहुमत की संख्या लेके राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल उन पर विचार करेंगे और नई विधानसभा गठित करने की अधिसूचना जारी की जाएगी। नई विधानसभा गठित होगी तो अगर ममता बनर्जी चुनाव जीत जाती, तब भी यही होता है, उनका 5 तारीख के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रह जाती। मुख्यमंत्री दोबारा तब बनती जबकि मुख्यमंत्री दोबारा शपथ लेती। तो वो उसका कोई उससे कोई ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं मानता उससे कोई संवैधानिक संकट पैदा होगा। संवैधानिक संकट पैदा होने की कोई ऐसी गुंजाइश। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था अमेरिका में, जब वो बाइडेन से चुनाव हार गए थे, कि भाई हमसे चुनाव चुराया गया है, मैं तो व्हाइट हाउस खाली नहीं करूंगा। और यहां तक कि उनके समर्थक सरकारी अफसरों पे और व्हाइट हाउस पर उन्होंने हमला बोल दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको आह्वान किया और उन्होंने हमला तक बोल दिया था। बहुत बड़ा स्कैंडल था अमेरिका के इतिहास में, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। वहां पर गार्ड्स वगैरह तैयार होने लगे। जब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि आप नहीं खाली कराएंगे तो ये हमको वैसे ही निकाल देंगे यहां से, तो वो चले आए फिर वहां से। यहां ममता बनर्जी का मामला अलग तरह का है, अमेरिका जैसा नहीं है। ममता बनर्जी ने तो ये बात इसलिए कही है ताकि पश्चिम बंगाल में उनके जो समर्थक, उनको 40% वोट मिला है, 80 से ज्यादा उन्हें सीटें प्राप्त हुई हैं। बंगाल की हर सीट पे वो दूसरे नंबर पे है। केवल 4 या 4.5% वोट से ही भारतीय जनता पार्टी आगे है। संख्या में देखा जाए तो केवल 17 लाख वोटों से आगे है और 27 लाख 15 हजार वोट तो डालने नहीं दिए चुनाव आयोग ने, बिना अवैध घोषित किए हुए उनको त्रिशंकु कर दिया। तो ये स्थिति बताती है कि ममता बनर्जी में अभी बहुत दम है। उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में अपनी पारी की शुरुआत कर दी है और कुछ इस तरह शुरुआत की है ताकि लोगों की निगाह उनकी हार पर न रह जाए, बल्कि लोगों की निगाह उनके इस पलटवार के ऊपर चली जाए और उनके इर्द गिर्द, बंगाल के मुद्दे के इर्द गिर्द, ममता बनर्जी ने तो चुनाव लड़ा था, जिस तरह वो हारी, उनको हराया गया, इसके इर्द गिर्द पूरी गैर भाजपा राजनीति जो है गोलबंद हो जाए। ये मैं समझता हूं कि उन्होंने एक कुशल राजनेता होने का परिचय दिया, एक ऐसा पलटवार किया इसकी बीजेपी को कोई उम्मीद नहीं रही होगी। अब बीजेपी वाले सोच रहे होंगे कि अब अगर इसके इर्द गिर्द फिर से इंडिया गठबंधन की एकता बन गई और वो लोग जो नहीं कर पाए थे पहले 2024 से पहले, वो उन्होंने कर दिया,
इंडिया गठबंधन का पूरा शिराजा खड़ा हो गया, उनका संगठन खड़ा हो गया, उसका सचिवालय बन गया, उसके प्रवक्ताओं का दल तैयार हो गया, उसका न्यूनतम कार्यक्रम बन गया, तो नरेंद्र मोदी के दांतों तले पसीना आ जाएगा। फिर तो बंगाल की उनकी तथाकथित जीत के अंदर से 2029 की पराजय निकलने लगेगी। ये तो बहुत कठिन काम हो जाएगा उनके लिए। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से विपक्ष के सब नेता उनको फोन कर रहे हैं, अखिलेश यादव जा रहे हैं, अब इंडिया गठबंधन एक, जैसा आप कई बार कहते थे कि उसका एक सचिवालय होना चाहिए, उसके प्रवक्ता होना चाहिए, अब क्या वो मूर्त रूप ले पाएगा? इंडिया गठबंधन एक तैयार हो लेना पाएगा? चाहिए, लेना चाहिए। देखिए, ये सबका स्वार्थ है, इसमें सबका स्वार्थ है। नीतीश कुमार के किरदार के ऊपर बहुत से लोगों को शक था, ममता बनर्जी को शक था, वो नहीं चाहती थी कि उनको संयोजक बनाया जाए। नीतीश कुमार के किरदार के ऊपर अरविंद केजरीवाल को भी शक था, वो भी नहीं चाहते थे कि उनको संयोजक बनाया जाए। लालू यादव को भी शक था, वो भी नहीं चाहते थे कि उनको संयोजक बनाया जाए। इसलिए ये तीनों लोग मिल गए और इन तीनों लोगों ने कांग्रेस के ऊपर दबाव डाला कि भाई इस व्यक्ति को संयोजक न बनाया जाए। जब नीतीश कुमार को पता चला कि ये तीन लोग हमारे खिलाफ हैं, तो नीतीश कुमार समझ गए कि हमारी दाल नहीं गलेगी और हमको फिर से एनडीए में लौट जाना पड़ेगा। और फिर वो वहां से मीटिंग से सीधे उठे, ललन सिंह और एनडीए की तरफ रवाना हो गए। मैं अभी भी मानता हूं नीतीश कुमार को संयोजक बना देना चाहिए था। नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाता उस वक्त, तो हो सकता है, मेरा मानना है कि बिहार में जो लोकसभा का चुनाव होता, उस लोकसभा के चुनाव में लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर बीजेपी को धूल चढ़ा देते लोकसभा के चुनाव में, और जो 240 सीटें जो है ना, वो मेरा मानना है घट के 200 या उससे नीचे चली जाती बीजेपी, और अभी विपक्ष में बैठी होती, गठजोड़ सरकार न बना पाती। ये मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, लालू यादव, इन सब ने मेरा अपना आकलन ये है कि ये गलती की उस वक्त। लेकिन जो हो गया वो हो गया। नेताओं के अपने आकलन होते हैं, वो गलतियां भी करते हैं और वो बड़े बड़े ऐसे काम भी करते हैं जिससे उन्हें बड़ा नेता होने का दर्जा मिलता है। तो पुरानी जो गलतियां हुई उनको अब सुधारने का वक्त आ गया है, और एक अलग से संयोजक होना चाहिए इंडिया गठबंधन का, उसका एक सचिवालय होना चाहिए और उसका एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि जो कुछ भी विपक्ष की एकता के बारे में चर्चा हो, उसी न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत चर्चा हो और उसी के तहत हर आपत्ति का, हर आलोचना का जवाब दिया जाए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में 3 नाम हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आपके हिसाब से कौन बेहतर संयोजक होगा? मेरे ख्याल से ममता बनर्जी को बना देना चाहिए। राहुल गांधी को बनाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी मास लीडर टाइप के आदमी है, और उनकी छवि जो है ना, इन तीनों में देखिए, राहुल गांधी की छवि राष्ट्रीय छवि है। अभी एक क्षेत्रीय शक्ति को, कांग्रेस के नेता है, इसके पास 100 लोकसभा सीटें हैं। कौन सी ऐसी क्षेत्रीय ताकत है जो 100 लोकसभा सीटें प्राप्त कर सकती है? कर ही नहीं सकती। अगर अखिलेश यादव सारी 80 की 80 जीत जाए, तब भी 80 रहेंगी, उनकी 100 नहीं हो पाएंगी। तो वो तो राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए सारे देश में प्रचार करने के लिए। राहुल गांधी को छोड़ देना चाहिए, ही शुड बी लीडर एट लार्ज। मतलब, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में अभी फिर पेच फंसेगा। केजरीवाल और कांग्रेस एक दूसरे पे हमलावर हैं, वो तो पंजाब के चुनाव तो साथ आ नहीं सकते। मेरा कहना यह है कि ये सारे पेच फंसते रहेंगे। अगर आप इंडिया गठबंधन का एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना लेंगे, तो इन सारे पेचों का उस कार्यक्रम के तहत जवाब दिया जा सकेगा। ये दिक्कत क्यों होती है? इसी में होती है। वो कार्यक्रम कोई विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाएगा। जिसको जहां जैसा विधानसभा चुनाव लड़ना हो वो लड़े। इंडिया गठबंधन बनाएगा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत होगी। नेता लोग इतने बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं। अब आप यही देखिए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के वक्त राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे थे और बड़ी कठोर भाषा का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे थे और टीएमसी की आलोचना कर रहे थे, जैसे ही चुनाव नतीजे आ गए उनकी भाषा बदल गई। पहले तो वो बीजेपी के बंगाल में आने के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार मान रहे थे। अब वो कह रहे हैं नहीं, ममता बनर्जी के हम साथ खड़े हैं, उनकी हार पे कोई जश्न न मनाए, उनके साथ खड़े हो, तो तुरंत बात बदल जाती है।
ठीक बात है। अच्छा, बंगाल में हुमायूं कबीर जैसा नेता जिसका स्टिंग ऑपरेशन सामने आ गया, तब भी वो दोनों सीटों से जीत गया। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? क्या मुसलमानों ने देखिए इतने ये तो यकीन? ये अब ये देखिए ना कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर प्रचार किया गया, कितने बड़े पैमाने पर उन मुसलमान नेताओं को पैसा दिया गया होगा जो जो ममता बनर्जी के मुसलमान वोट किसी तरीके से बट जाए। भाई 5 उन मुसलमान बहुल क्षेत्रों में 5 सीटें तो ऐसे लोगों ने जीत ली जो टीएमसी के नहीं थे, और 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली। अगर ये 5-5 सीटें नहीं जीती है तो 10 सीटें टीएमसी को जाती। 10 सीटों का नुकसान तो कर दिया ना उनका, ममता बनर्जी का। और उसके बाद में बंगाल में जो अराजकता हो रही है पिछले 24 घंटे में, टीएमसी के नेताओं को पीटा जा रहा है, वीडियो सामने आ रहा है, आग लगा दी ये जा बहुत रही है। बड़े पैमाने पर होगा, और बता दें ये अभी बहुत चलेगा। इसके लिए भी बहुत पेशबंदी करने की जरूरत है, डटे रहने की जरूरत है। ये बंगाल की पुरानी परंपरा है। जब ममता बनर्जी 2011 में पहली बार जीती थी तो उन्होंने कम से कम 5 साल तक सीपीएम वालों की पिटाइयां लगवाई थी उन्होंने अपने नेतृत्व में, बाप रे। और सैकड़ों हजारों सीपीएम के मझोले दर्जे के कार्यकर्ता कत्ल कर दिए गए थे। उनके 50% ज्यादा दफ्तरों में आग लगा दी गई थी। ये भी तो हकीकत है। यही होता है, बंगाल अलग तरह का है। अब ये कांग्रेस बीजेपी वाले करेंगे ये सब काम। भाई शुभेंदु तो अधिकारी मुझे क्या है, ममता बनर्जी के ही तो सीईओ थे वो पार्टी के। देखिए तरीके सब जानते हैं हाँ, तरीके। गजब गजब कह रहे थे शुभेंदु अधिकारी, कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारा साथ देगा विकास इसी का होगा। किसी का होगा। मोदी जी की बात को इन्होंने हवा में उड़ा दिया। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो मोदी वो सब लोग जानते हैं, वो तो मोदी जी का जुमला है, रियल लाइफ अच्छा, बात थोड़ी ना है। आप ठीक कह रहे थे कि बंगाल एक अलग किस्म का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए तो कहा था वहां जाके बंगाल में है। हाँ, वो केवल योगी जी को पता है। योगी जी सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद जब कह रहे थे, तो योगी तो जी ये वहां बैठ के सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तभी योगी जी अच्छा, तभी से खून दे रहे हैं आजादी के लिए। तभी तो खून दे रहे हैं आजादी के लिए। अच्छा, तभी एक से आखिर निरंतर में खून दे रहे हैं वो। आखिर में बस ये कि ईरान फिर ट्रम्प चचा को परेशान कर रहा है, उसने यूएई पे फिर बम छोड़ दिए। ये झगड़ा रुकेगा नहीं रुकेगा? नहीं, झगड़ा रुकेगा, क्योंकि अब पुराने किस्म के युद्ध में कोई नहीं जाना चाहता। अब इधर उधर मुंह जबान दराजी होती रहेगी, एक दूसरे को धमकियां दी जाती रहेंगी, छोटी मोटी घटनाएं भी होती रहेंगी। ऐसे ईरान का जहाज कैप्चर कर लिया था अमेरिका ने, अब जहाज के जितने भी नाविक थे उन सबको रिलीज करके पाकिस्तान को दे दिया गया है। पाकिस्तान वहां है, ईरान पहुंचा देगा, है कि नहीं? तो मुनीर जो है वो उनका प्यादा है। मुनीर जो है वो ट्रंप का प्यादा है, तो ट्रंप ने मुनीर को हुक्म दिया है कि 15 तारीख तक ईरान को समझौते की मेज पर लाओ। तो वो इस तरीके से वो सब चल रहा है, चलने तो दीजिए। हमारे विश्वगुरु की कोई भूमिका नहीं रहेगी? विश्वगुरु झालमुड़ी खाएंगे। अच्छा, ओके, हाँ, ये भी तो हाँ, इम्पोर्टेंट काम है। हाँ, वो भी तो ये इम्पोर्टेंट भी काम है। विश्वगुरु, जरूरी हाँ, काम है। विश्वगुरु झालमुड़ी खाएंगे, जलेबी खाएंगे, संदेश खाएंगे, और दूसरों को खिलाएंगे, और मोर मोर फटाना भी डाला नकली होगा। नकली बंगला उच्चारण में हिंदी बोलेंगे, नमोस्कार करके नकली बंगला उच्चारण में हिंदी बोलेंगे, और वो वाली धोती पहनेंगे जो कि बंगाली लोग उत्सवों के मौके पे पहनते हैं। सिल्क की धोती पहनेंगे, सिल्क का वो कुर्ता पहनेंगे जो बंगाली लोग पहनते हैं, उस तरह का वो सब पहन के ही तो आए थे वो वहां पर भाजपा दफ्तर में जश्न मनाने के लिए। वो अपना वो देखिए, वो उनको नरेंद्र मोदी को तब संतोष होता है जबकि वो थोड़ा बहुत नाटक और ड्रामा ना कर लें, वरना उनको संतोष नहीं होता है। लेकिन और कोई भाजपा का नेता ऐसा नहीं करता। अमित शाह नहीं धोती कुर्ता बदलते, राजनाथ सिंह नहीं धोती कुर्ता बदलते। ये नाटकबाजी केवल नरेंद्र मोदी करते हैं, और ये ये सब बात लोग है। बाद में मुस्बंदी मुस्कुराते भी होंगे, देखो आज इन्होंने क्या किया। ये हाँ, आपकी ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपसे बात करके मजा आ जाता है। थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, और मुझे लगता है कि अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह चुनाव आयोग का, इनकम टैक्स का, ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, अगर पूरा विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो मुसीबत सबकी आनी है। तो इसलिए इंडिया गठबंधन को तमाम मतभेद भुलाकर एकजुट होना चाहिए, जनता को जागृत करना चाहिए, किसानों के, बेरोजगारी के, अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि ये केवल हिंदू मुसलमान फसाद खड़ा कर सकते हैं। आपके मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है। आप समझिए कि चुनाव आयोग किस तरह बेईमानी करके चुनाव जिता रहा है, लोकतंत्र कैसे खत्म हो रहा है। आपकी भी बड़ी भागीदारी है, जिस तरह 4 PM को 2-2 बार बंद किया जा रहा है, मतलब
ऐसी आवाजों को बंद करने की कोशिश है। और मुझे पता है कि आज मेरा कोर्ट से चैनल खुला है तो कल को ये मेरी को परेशान करने की मेरी और कोई जांच करेंगे, क्योंकि मैं डरते हैं ये बंगाल का चुनाव में मैं बोलूं ना, इसलिए पूरा चुनाव चल गया और मेरा चैनल खुल नहीं पाया। कोर्ट में वकील बार बार डेट पे डेट लेते रहे कि किसी तरह बंगाल का चुनाव निबट जाए, क्योंकि शायद 4 PM की आवाज इनको बहुत डराती है। और ये मेरे अकेले बस की बात नहीं है, आपका साथ इतना ज्यादा है। 3 साल से आपने देश में नंबर 1 रखा हमारे चैनल बंद होने तक, तो सरकार को लगता है कि 4 PM ऐसा है जिसकी करोड़ों लोग आवाज सुनते हैं। ये डर अच्छा लगता है क्योंकि आपका साथ है। शुक्रिया, थैंक यू।